सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने अभी 15 सितंबर 2022 को सेक्शन 340 सीआरपीसी पर एक अभूतपूर्व निर्णय दिया है। यह निर्णय इस सेक्शन 340 सीआरपीसी पर जजों, एडवोकेट्स, आरोपियों, सामान्य लिटिगेंट्स व जनसाधारण सबके लिए एक नई समझ पैदा कर सकेगा। कई बार कानून की कुछ पेचीदगियां इतनी जटिल होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उसमें रास्ता ढूंढने में कठिनाई होती है। ऐसी हालत में वे जिस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नहीं तलाश पाते हैं, उस समस्या के समाधान को ढूंढने के लिए वह समस्या अपने से बड़ी बेंच के सामने रेफर कर देते हैं ताकि सही समाधान का पता लग सके। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। हाई कोर्ट के बाद पार्टीज ने अपनी फरियाद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को यह लगा कि नहीं, सवाल कठिन है, तो उन्होंने इसे अपने से बड़ी बेंच के सामने रेफर कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच वही बड़ी बेंच थी जिसके सामने यह मैटर रेफर किया गया था। उन्होंने 15 सितंबर 2022 को इसमें निर्णय दिया है। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। केस का नाम है द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह, क्रिमिनल अपील नंबर 335 ऑफ 2020, सितंबर 15, 2022 को यह फैसला आया है। इसमें पहले 2 जजों के सामने वही सवाल लाया गया था जो आप हमसे कमेंट्स में और व्हाट्सएप मैसेजेस में निरंतर पूछते हैं। और सवाल था, क्या सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाना अनिवार्य है? क्या सेक्शन 340 सीआरपीसी में बनने वाले भावी आरोपी को पहले सुना जाना चाहिए? तीसरा बिंदु पूछा गया था, यदि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अनिवार्य है तो उसका दायरा और विस्तार कितना होना चाहिए? आप लोग कोर्ट से और वहां के माहौल से परिचित हैं और रोजाना ही यह देखते हैं कि कुछ लोग कोर्ट्स में कितना झूठ बोलते हैं, झूठे दस्तावेज लगाते हैं और कोर्ट्स को ही असफल करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 340 सीआरपीसी का यह सवाल देश में कोर्ट्स को ठीक से चलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ भी झूठ और झूठों का राज हो जाएगा या सच और सच्चाई का राज हो जाएगा, इस बाबत यह फैसला सेक्शन 340 की व्याख्या द्वारा ही किया जाएगा। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को इतनी गंभीरता से सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट प्रीतिश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 एक SCC 2053 के केस में एक 3 जजेस बेंच ने निर्णय दिया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेक्शन 340 में यह तय नहीं किया जाना है कि भावी आरोपी गुनाहगार है या नहीं है। उसके लिए तो अलग से कार्रवाई होगी। इस स्टेज पर तो केवल इतना देखा जाना है कि न्याय के हित में एक इंक्वायरी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। फर्जी गवाही या दस्तावेजों का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है। उसके कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा 2005-4 SCC 370 में एक निर्णय दिया था कि कोर्ट द्वारा सेक्शन 195(1)(b) सीआरपीसी की शिकायत सब मामलों में न की जाए, बल्कि केवल उन मामलों में की जाए जिनमें न्यायहित के तहत यह आवश्यक हो। ऐसी आवश्यकता आमतौर से उस झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज के कारण प्रभावित हुए व्यक्ति को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज के कारण न्याय व्यवस्था को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। फिर इसके बाद में शरद पवार वर्सेस जगमोहन डालमिया 2010-15 SCC 290 में 3 जजों की बेंच ने फिर कहा कि सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को किया जाना आवश्यक है तथा भावी आरोपी को अपनी सफाई का एक अवसर दिया जाना भी जरूरी है। इस प्रकार इस वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मंजर यह है कि हर कोर्ट का हर ऑर्डर और निर्णय प्रकाशित किया जाता
जाता है, जिससे कि प्रकाशित कानून में निरंतर वृद्धि होती रहती है और इससे यह संभावना बन जाती है कि कानूनी सिद्धांतों को लेकर संदेह पैदा हो जाए कि सही कानूनी व्याख्या है कौन सी। यदि आप लोग ध्यान से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की स्कीम को देखेंगे तो पाएंगे कि सेक्शन 195(1)B CRPC सभी कोर्ट्स को न्याय व्यवस्था के खिलाफ झूठे आरोपों और झूठे दस्तावेजों के द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान या कॉग्निजेंस लेने से वर्जित करता है। वरना तो इससे होगा क्या कि प्राइवेट लिटिगेंट्स, पार्टीज और थर्ड पार्टीज की आधारहीन और प्रतिशोधात्मक शिकायतों से कोर्ट्स को भर दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट्स को यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ शिकायतें सही भी होंगी और उन्हें यदि फाइल किए जाने के साथ ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो भी गलत हो जाएगा और इससे फर्जीवाड़े को रोका नहीं जा सकेगा बल्कि उल्टा फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए झूठे बयान और झूठे एवं फर्जी दस्तावेजों की शिकायत मिलने पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को किया जाना जरूरी है ताकि यह देखा जा सके कि न्याय हित में कौन सी शिकायत को आगे बढ़ाया जाए और कौन सी शिकायत को न बढ़ाया जाए। ऊपर बताए गए केस इकबाल सिंह मारवा व मीनाक्षी मारवा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 195(1)B CRPC में दिए गए प्रावधानों से यह दिखाई देता है कि कोर्ट ही एकमात्र अथॉरिटी है जिसके पास पर्जरी, फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपना पक्ष एक शिकायत के रूप में मजिस्ट्रेट के सामने रखने का अधिकार है। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत पेश करने से पहले कोर्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। इस इंक्वायरी के दौरान कोर्ट उस व्यक्ति द्वारा सहन किए गए नुकसान का आकलन करने की बजाय इस बात पर ध्यान देगा कि इससे सार्वजनिक न्याय व्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है। ऐसा संभव है कि उक्त झूठे बयान और दस्तावेजों के फर्जीवाड़े के कारण एप्लीकेंट को अपनी संपत्ति, अपनी गरिमा और अधिकारों का भारी नुकसान हुआ हो। लेकिन कोर्ट अपनी इंक्वायरी के दौरान यदि यह पाए कि पक्षों की आपसी लाभ हानि का मामला अधिक है और सार्वजनिक न्याय व्यवस्था पर इसका न्यूनतम असर हुआ है तो वह शिकायत से इनकार भी कर सकता है। इसीलिए शिकायत करने से पहले कोर्ट के पास यह जांचने का विवेकाधिकार रहता है कि किस मामले में शिकायत की जाए और किस में नहीं की जाए। वर्तमान केस में भी यानी कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी दृष्टिकोणों में से संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का दृष्टिकोण सर्वोपरि होता है। यही दृष्टिकोण किसी भी कानूनी स्थिति को सबसे अधिक स्पष्ट करता है क्योंकि यह सबसे बड़ी बेंच का दृष्टिकोण होता है। कोर्ट ने शरद पवार वाले केस की विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह निर्णय एक विशेष केस की तथ्यात्मक जानकारियों को लेकर था। इसका उद्देश्य किसी कानूनी नियम को स्थापित करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि यदि इस पूरे परिदृश्य में भावी आरोपी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है तो यह कानूनी रूप से गलत हुआ। हम इससे ज्यादा इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। उपरोक्त इकबाल सिंह मारवा वाले केस में संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो कहा था हम उसको मानते हैं। यही बात प्रतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी कही गई थी। हम भी इस बात का अनुमोदन करते हैं। इस अनुमोदन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्तमान जसबीर सिंह वाले केस के अंदर 3 पॉइंट्स पर अनुमोदन किया। वे आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पहला पॉइंट था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का या ना करने का विवेकाधिकार उस कोर्ट को दिया जाना चाहिए जिसमें सेक्शन 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाई गई है। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने से जो भावी आरोपी बनने वाला है उसे शिकायत व प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के समय अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके लिए शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेगी उसके सामने अपनी बात कहने का अधिकार होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का दायरा और विस्तार उतना ही रखा जाएगा जितना कि इकबाल सिंह मारवा वाले केस में संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बताया था। यानी कि यह बात वह कोर्ट तय करेगा जिसके सामने सेक्शन 340 CRPC की शिकायत लगाई गई है और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने या ना करने की बात को तय करने वाला है। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार
हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।